नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की लर्निंग में एक ऐसी लिस्टेड स्टॉक को लेकर चर्चा करेंगे जो मार्केट में उनकी पोटेंशियल से लेकर के मार्केट की स्ट्रेटजी तक की बातें करें। इसमें कंपनी कहती क्या है और कंपनी में स्टॉक मार्केट का रिएक्शंस किसके अकॉर्डिंग कामकाज करती है, आपस में कुछ तालमेल बैठाती है या नहीं बिठाती। कंपनी के कुछ पहलू से हम स्टार्ट करते हैं और वो पहलू कहता है कि फाइनेंशियल लेवल पे कंपनी अपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस का जो ग्रोथ था वहां पे थोड़ा सा ब्रेक लगा। 2024 में आकर के ब्रेक लग गया, लेकिन यदि इनकी क्वार्टरली बेसिस को देखेंगे तो यहाँ ब्रेक की बात नहीं कहती। क्वार्टरली में पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन यहाँ पे बेटर परफॉर्मेंस की बात कहती है। और लास्ट यदि उनकी 5 क्वार्टर की यदि कंपेयर करेंगे आपस में तो ये कहती है कि यहाँ पे सस्टेन करती हुई नजर आती है, अर्थात सेम रेंज में ही अपनी जगह क्रिएट कर। ये चार्ट लेवल की बातें करो जो कि इनकी ग्राफ दिखती है। परसेंटेज वाइज देखेंगे तो वो कुछ और भी आंकड़ा दर्ज करती है, जहां पे ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपनी का सेल्स में देखा गया कि ऑलमोस्ट 13% से गिरावट के साथ साथ नेट इनकम में 200% के आसपास की उछाल क्रिएट कर, जो हमारे सामने ये पॉइंट्स दिखते। लेकिन यदि आप क्वार्टरली बेसिस को आपस में देखेंगे तो सेम डायरेक्शन दिखती है कि इन्हें 6% की वाई वाई में ग्रोथ के साथ साथ जो नेट इनकम सोर्स था उसमें करीब करीब 63% की ग्रोथ की बात। आखिर कंपनी करती क्या है, कंपनी का रिस्क फैक्टर क्या है? क्योंकि केवल और केवल हम कहते हैं कि केवल सेल्स के आधार पे ही हम डिसाइड नहीं करते हैं उसकी फाइनेंशियल अच्छा है या नहीं है, क्योंकि सेल्स के आधार पे ये भी देखना जरूरी है कि कंपनी का आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्या रहा और उसको लेकर के टाइम फ्रेम कितनी रही मार्केट में क्रेडिट को लेकर। साथ में कंपनी के पास यदि कोई कर्ज है तो कर्ज को लेकर क्या एक्टिव प्लान है। कंपनी का नाम है ऋषि रूप लिमिटेड। कंपनी करती क्या है? तो कंपनी करती है पीवीसी एन एनआरबी एनबीआर जो कि बैंड्स होती है, उस पे कंपनी का काम है। साथ में ट्रेडिंग और पॉलीमर मिक्स से डील करती नजर आती है। आज भी यदि मैंने अभी सर्च किया था तो मैंने देखा कि कुछ हमारे पास कुछ ऐसे स्टॉक निकल के आए जो कि आने वाले समय में कुछ बेटर कर पाए। जरूरी नहीं है जो ये बेटर ही करेगी, लेकिन मैं एक फॉर्मूला बेस पे, फाइनेंशियल फॉर्मूला बेस पे फंड करके लेके आया कि बुक वैल्यू के मुताबिक तो 150% की मूव हो चुकी है इस स्टॉक में, लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू के मुताबिक ये आज भी स्टॉक प्राइस अंडर वैल्यूड की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट कहती है जो इंडस्ट्रियल की पीई के बेसिस पे, मतलब इनकी जो सेम सेगमेंट में जो कंपनी कामकाज करती है या सेम पीयर्स की जो कंपनियां हैं उनकी स्टॉक के खरीदने बेचने स्टे करने को लेकर के जो इंटरेस्ट है मार्केट में, वो ऑन एवरेज देखा गया कि 38 टाइम्स के मुताबिक चलती है। लेकिन यहाँ पे आज भी क्या कहती है, केवल 7.20 के मुताबिक चलती है, जबकि अर्निंग पर शेयर 31 रुपये कमाती है पर शेयर कंपनी। और नंबर ऑफ शेयर कितने थी? केवल 92 लाख, जिसकी वजह से मार्केट कैप छोटा सा है 200 करोड़ का। लेकिन 200 करोड़ की मार्केट कैप में एक बात आती है कैप्चर करने बात। ये बातें मैं थोड़ा सा असहमत होता हूँ, क्योंकि कंपनी में ये देखना जरूरी है कि प्रमोटर का इंटरेस्ट कैसा रहा, प्रमोटर का कंट्रोल कैसा रहा। प्रमोटर यहाँ 73% की होल्डिंग के साथ बनी। साथ में एक सवाल और आते हैं, क्या प्रमोटर अपनी इस होल्डिंग को हटा रही है या इंक्रीज कर? यहाँ तक डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड है तो अर्थात मैनेजमेंट या तो प्रमोटर ग्रुप से बिलोंग करती है या इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट की बात करूं तो 79% की डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन कर। आरओई आरओसी की आंकड़ा 19 से लेकर 23% दर्ज कर। तो केवल यही सब बातें जानने के लिए थी? नहीं जी, ये सारी बातें आमतौर पे एक क्लिक से निकल जाती है और आजकल तो जमाना भी एआई का है। एआई बेस में तो हम लोग कुछ भी आप टाइप करेंगे किसी वेबसाइट्स के थ्रू, तो वो जो एआई है आपको जनरेट करके दे देता है। लेकिन यही सब बातें नहीं है, इसके अलावा कुछ जानकारी भी चाहिए, जो क्या ट्रेंडिंग कैसा रहा, ट्रेंडिंग के मुताबिक जो परफॉर्मेंस लेवल था वो क्या आंकड़ा देती है।
जहां तक हमने इनकी लास्ट 12 महीने की डेटाबेस को देखा, तो वो ये दर्ज करती है जो यहाँ पे 78 करोड़ की टर्नओवर रही। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात किया जाए तो उसमें ईयर एंड ईयर बेसिस में अप डाउन का सिचुएशन रहा, जो काफ़ी ज़्यादा, कहाँ से 16% थी, कभी कभी 9% पे आके अटक जाती है। साथ में जो कंपनी का 12 मंथ की डेटा है उसमें 28 करोड़ की प्रॉफिट की बातें कहती है, जबकि क्वार्टरली ट्रेंडिंग इसका, यदि आप लास्ट H1 का डेटा को देखेंगे तो क्वार्टरली ट्रेंडिंग में बनता है कि 17 करोड़ की बजाय 20 करोड़ टर्नओवर होता है, 8 करोड़ की बजाय 7 करोड़ की प्रॉफिट बुकिंग होती है। तो कुछ चीज़ें अच्छी दिखी, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं दिखी, लेकिन इसको इम्पैक्ट करने वाली कौन सी चीज़ है? तो देखिए, दो चीज़ को और हम हाईलाइट करते हैं कि दो अलग अलग इम्पैक्ट, एक तो कंपनी का खुद का बिजनेस कारोबार, दूसरा अदर सोर्स ऑफ इनकम इंटरेस्ट की बढ़त। यहाँ पे कंपनी के पास अदर सोर्स ऑफ इनकम काफी ज्यादा मात्रा में देखने को बनती है, तो इसका मतलब है कि कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करके रखा हो सकता है। और इसको लेकर के जब हमने ये समझने की कोशिश किया तो कंपनी में एक्चुअली में नेट इनकम मार्जिन कितनी क्रिएट, क्योंकि दो अलग अलग इम्पैक्ट था। खास करके आप बीएससी डेटाबेस को देखेंगे और जो कि हमारे सामने दिखती है, आम पब्लिक के लिए दिखती है, सबके लिए दिखती है, उसके मुताबिक यदि देखेंगे तो सेल्स में बढ़ोतरी के साथ साथ जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था उसमें डिक्लाइनिंग का पार्ट, नेट प्रॉफिट 35% के आसपास अटक गई थी क्यू और क्यू बेसिस पे। लेकिन यदि हम नेट इनकम मार्जिन को देखें तो जो जहां पे 35% तक की डेटा की बातें कह रही है नेट प्रॉफिट को लेकर के, ये कैसे होता? नेट प्रॉफिट और सेल्स को आकर में आपस में यदि रेशियो निकालेंगे तो नेट प्रॉफिट निकल गया। लेकिन जब हम नेट इनकम को देखते हैं उसके मुताबिक कि केवल 27% की क्या कर दी है, ग्रोथ दायर कर दी। इसके पीछे का क्या स्टोरी, बैकग्राउंड्स क्या थी, उसके लिए हमें बैलेंस शीट समझना पड़ेगा। उसके लिए हमें उनकी रेशियोज को समझना पड़ेगा कि आखिर बिजनेस में कितनी टाइम फ्रेम के लिए कितना रिस्क था, कितनी परसेंटेज के रिस्क थी। नंबर ऑफ डे को लेकर कहती है केवल 200, इसको लेकर कोई बड़ी क्या है, रिस्क फैक्टर नहीं बनता। लेकिन जब बैलेंस शीट को देखेंगे तो बैलेंस शीट में सबसे पहली पॉजिटिव आती है बातें, जो कंपनी के पास 1 रुपए का कर्ज नहीं है, ठीक है, और जो इनके पास कैपिटल लिया था या रिजर्व की फंड पड़ी थी उनका यूटिलाइजेशन कहाँ कर, यूटिलाइजेशन में देखा गया कि 2 करोड़ के इनके पास फिक्स एसेट्स, जिसमें कि लैंड हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है, प्लांट मशीनरी हो सकती है, या कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी हो सकता है, फर्नीचर हो सकती है। इसके अलावा यदि हम इन्वेस्टमेंट को देखें तो कंपनी ने एक तरह से सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में खर्च किया हुआ है, 124 करोड़ का। अब बाकी कुछ मार्केट में सेल्स के आधार पे है, पोर्शंस पड़ा हुआ है। जो कंपनी का प्रोडक्टिविटीज की बात किया जाए तो कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है, तो कंपनी के पास प्रोडक्ट में मिलती है, पता है क्या? अप्रेंसेस हैं, टॉक्सिसिटीज हैं, ऑडोर्स हैं, मॉइस्चर्स कंटेंट की बात कहती है, स्पेसिफिक ग्रेविटीज की बात कहती है, जो कि इनका कुछ प्रोडक्टिविटी के बारे में कहती है, स्पेसिफिकेशंस वेराइटाइज को लेकर दर्ज करती है। इसके अलावा विनोप्रिंस, एनबीआर पीवीसी एंड पीवीसी एनबीएस विनोप्लास्ट की बात कहती है। तो ये सब चीज में देख कंपनी अपने अपने अलग प्रोडक्टिविटीज में कंपनी का कारोबार रहा है। इस कारोबार से ये इनकम सोर्स भी जनरेट होता है और उस कारोबार से इन्होंने कंपनी ने काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके रखा। तो इसमें क्या कंक्लूजन मिलता है, जो 27% की नेट इनकम के पीछे कंपनी का जो सेल्स के आधार पे आउटस्टैंडिंग बैलेंस था वो केवल और केवल 12% की दर्ज कर। टोटल प्रॉफिट के नंबर के बेसिस पे यदि आउटस्टैंडिंग को कंपेयर करते हैं तो केवल 34% का आंकड़ा दर्ज करती है। साथ में यदि सीजीआर के बेसिस पे देखते हैं तो परफॉर्मेंस लेवल कंपनी का इस तरह से दिखता है कि सेल्स में धीरे धीरे करके अप डाउन के साथ साथ बेटर करती है, एवरेज के आसपास की बातें कही। प्रॉफिटेबिलिटी लगातार बेटर टू बेटर की बातें कहती है। स्टॉक प्राइस में लगातार नई रेजिस्टेंस क्रिएट करने की मौका मिल जाता है, क्योंकि यदि कोई प्रॉफिटेबली सपोर्ट देती हो तो शायद मिल जाता है, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी भी इनको एक लंबी बैकअप के लिए तैयार बैठी है।
इंटरेस्ट ऑफ निवेशकों का ध्यान देंगे तो कंपनी में बहुत ज्यादा निवेशक नहीं है, क्योंकि मार्केट कैप भी छोटा सा था और करीब 200 करोड़ की मार्केट कैप, जिसमें 73 करोड़ की होल्डिंग तो प्रमोटर ने खुद ही होल्ड करके रखा था। और प्रमोटरों की होल्डिंग की यदि सवाल है तो पिछले कुछ सालों में हमने देखा प्रमोटर अपनी पोजीशन से टस से मस नहीं हुआ, अपनी पोजीशन लगा के बैठा है। पब्लिक की होल्डिंग में देखा गया कि 26% की होल्डिंग में ऑलमोस्ट 1% के एक साहब हैं जिनके पास होल्डिंग है, रेस्ट नहीं। बाकी 5,000 कह सकते हैं कि 5,000 से 6,000 शेयर होल्डर का लिस्ट है। और लेटेस्ट की बात ये रही, जो कंपनी ने यदि पीयर्स के मुकाबले आप कंपेयर करते हैं तो इसी सेक्टर में, चाहे एजिस लॉजिस्टिक की बात करें, अदानी एंटरप्राइजेज की बात, जो कि ट्रेडिंग से बिलोंग करती है, जो कि इनका सेगमेंट इन्होंने ट्रेडिंग में रखा है, इसलिए जब ये बातें आती है तो हमें सेगमेंट वाइज जानने की जरूरत पड़ जाती है। आखिर एक्चुअल में कंपनी करती क्या है, ट्रेडिंग करती है या ट्रेडिंग के साथ कुछ और भी इनके सर्विसेज की बातें करें। तो सेगमेंट वाइज यदि डिटेल कंपनी ने साझा किया होता तो शायद बेटर होता, ऐसा कोई भी डेटा उन्होंने साझा नहीं किया। इसके मुताबिक, बीएसई के मुताबिक की बात हो तो ये रबर इंडस्ट्री से बिलोंग करती है और ये इसके मुताबिक ये कहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, इसके मुताबिक वो ट्रेडिंग भी करती है। तो लेटेस्ट कोई इनका वो डेटा सामने नहीं आया, इस पे लेकर के शायद हम उस पर कंक्लूजन पे चलें। इनकी यदि हम बोर्ड मीटिंग वाली सिचुएशन को चलें फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर के, तो उसमें कुछ उन्होंने अपडेट किया होगा, तो शायद हम समझने की कोशिश करेंगे जो आखिर इनका जो रिजल्ट का प्रोस्पेक्टिव है उसमें कुछ ऐसा डेटाबेस साझा किया हो, कुछ परसेंटेज वाइज साझा किया, तो ऐसा कोई भी नहीं है। सिंपल सी एक बैलेंस शीट और जो पीएल है उसको उन्होंने साझा किया है। परसेंटेज वाइज भी उन्होंने ऐसा डिक्लेरेशन नहीं दिया कि हमारे पास कितना क्यू और क्यू का परसेंटेज गेन करता है या लॉस करता है, ऐसा उन्होंने कैसे भी। लेकिन पीयर्स के मुताबिक देखा जाए तो इसके मुताबिक आज भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अंदर फ्रॉड की बात कही जाती है, जबकि एनालिसिस बात इनको ये सपोर्ट देती है कि बुक्स जो कि इनका कंपनी डेट्स फ्री कंपनी के लिस्ट में है, तो कुछ बातों को लेकर के हमने देखा खास करके अदर सोर्स ऑफ इनकम इनके पास काफ़ी ज़्यादा है, तो इन्होंने इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी ज़्यादा करके रखा है, तो उसको हिसाब से मैं ये समझा जा सकता है कि चलो इसके हिसाब से वो सेटअप बन जाती है। कुछ सालों की डेटाबेस में हमने परफॉर्मेंस देखा, पहले एक साल में 73% की ग्रोथ थी, पिछले 5 सालों में इसके ग्रो में 632% की उछाल क्रिएट करती है। डिमांड बढ़ती नजर आती है और डिमांड बढ़ने के साथ साथ कई बार गिरती भी, ऐसा नहीं कि नहीं गिरता, गिरता भी है। ये मार्केट की एक स्ट्रेटजी है, मार्केट में ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जहाँ पे लोग खरीदते भी हैं और बेचते भी हैं एक तरफ। तो इसके मुताबिक यदि आप देखेंगे तो आज भी अंडर वैल्यूड है, मार्केट में प्रमोटर्स का कंट्रोल बेटर है, जो कंपनी का कारोबार है वो धीरे धीरे करके बेटर करने की कोशिश में है, तो शायद पोटेंशियल क्रिएट कर पाएगी फ्यूचर प्लान, फ्यूचरिस्टिक्स की बात करें किया जाए तो। अब रबर इंडस्ट्रीज कितनी बिलोंग करेगी सेक्टर वाइज भी देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। इसके अलावा यदि कंपनी में हम शेयर कॉर्पोरेट एक्शन की तरफ देखें तो कंपनी डिविडेंड भी देती रही हमेशा से, 21 हो 22 हो 23 हो, हमेशा कंपनी ने। और कंपनी के पास अच्छे खासे फंड भी पड़े थे, तब तो कंपनी ने बाई बैक ऑफ शेयर भी किया था। तो ये सब भी सिचुएशन उनके पास बेटर की बात रखी है। तो हमने इसको ऑन एवरेज देखा कि पिछले 10 सालों में 500%, 5 सालों में करीब 600% के आसपास की उछाल क्रिएट किया है। और इनके नियरेस्ट यदि पीयर्स को देखें तो कोटेक्स इंडस्ट्रीज की बातें करती है, रव फिला की बातें कहती है, और इनको भी कंपेयर किया जा सकता है, समझा। आगे चलकर हम कंपेरिजन डेटा भी लेके आएंगे, समझने की कोशिश करेंगे। गोल्डन रूल कहता है मार्केट में जब भी हैं जहां भी हैं तो बेनिफिट मिलता हो तो सस्टेन किया जा सकता है, स्टेबल किया जा सकता है, अदरवाइज अपनी कैपिटल को बचाने के लिए उसको आपको अपनी एसएल का यूज भी करना पड़ सकता है। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस दोस्त।